हेलो एवरीवन, वेलकम टू असेसमेंट फॉर लर्निंग क्लास। हम आज हमारी यूनिट 4 का नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। यूनिट 4 में से सीसी और ग्रेडिंग हम पढ़ चुके हैं और इसी के अंदर ही हमारा यूनिट 4 में जो लास्ट टॉपिक दे रखा है वो है असेसमेंट ऑफ अफेक्टिव लर्निंग एटीट्यूड एंड वैल्यूज, और इसके साथ इंटरेस्ट भी। ठीक है, एटीट्यूड, वैल्यूज एंड इंटरेस्ट आपको सिलेबस में दिखाई देगा। ये तीनों चीज़ों पे हमने बात करनी है। यहाँ पे असेसमेंट करनी है अभिवृत्ति की, मूल्य की और रुचि की। ठीक है, तो यहाँ पे आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं एटीट्यूड एंड वैल्यूज के बारे में। ठीक है, तो आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक रहेगा, हम पढ़ेंगे असेसमेंट ऑफ अफेक्टिव लर्निंग एटीट्यूड एंड वैल्यूज। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि एटीट्यूड क्या होता है और वैल्यूज क्या होती है, अभिवृत्ति क्या होती है और मूल्य क्या होते हैं। तो अभिवृत्ति होती है व्यक्ति के व्यवहार को निर्देशित करने की पद्धति। ठीक है, व्यक्ति के व्यवहार को निर्देशित करने की पद्धति का नाम है एटीट्यूड या फिर अभिवृत्ति। अभिवृत्ति कहलाती है। ठीक है, व्यक्ति के व्यवहार को निर्देशित करने वाली पद्धति क्या कहलाती है? अभिवृत्ति या एटीट्यूड उसका कहलाता है। अब ये जो एटीट्यूड है, क्या इसे देखा जा सकता है? बताइए, क्या किसी भी व्यक्ति की किसी भी जो उसके व्यवहार की जो व्यवस्था है, या हम ये कह सकते हैं कि उसका दृष्टिकोण है, उसको देखा जा सकता है? नहीं। तो इसका प्रत्यक्ष अवलोकन करना, प्रत्यक्ष अवलोकन नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसका प्रत्यक्ष अवलोकन नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब किसी की भी अभिवृत्ति को मापना, उसकी सोच या उसके दृष्टिकोण को मापना है, तो हम क्या करते हैं? उसके व्यवहार को मापते हैं, और व्यवहार के अंतर्गत भी उसके बाह्य व्यवहार को ही मापते हैं। हम ऐसा नहीं है कि उसकी राइट अभिवृत्ति या फिर अगर हमने उसकी दृष्टिकोण को जानना है तो कुछ ऐसा दिखने वाली अवलोकन करने वाली कोई ये वस्तु नहीं है जिसको देख करके हम इसके बारे में जान जाए। तो किसी भी व्यक्ति की अभिवृत्ति को जांचना, मापना एक बहुत ही कठिन कार्य है। कठिन क्यों है? क्योंकि ये व्यवहार से संबंधित होती है, और व्यवहार के अंतर्गत भी केवल बाह्य व्यवहार को ही प्रत्यक्ष अवलोकन के द्वारा देखा जा सकता है। इस तरह से अभिवृत्ति का मापन करना बहुत ही कठिन हो जाता है। और दूसरी चीज है वैल्यूज, हमारे मूल्य। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ मूल्य होते हैं, उसके जीवन मूल्य जिसको हम बोलते हैं। वो जीवन मूल्य क्या हो सकते हैं? उसके जीवन जीने के सिद्धांत भी हो सकते हैं कि उस व्यक्ति ने अपने मन में या फिर अपने जीवन में इन बातों को ध्यान में रखना है कि उसको ये काम नहीं करने हैं या ये काम करने हैं। जो उसके नैतिक गुण होते हैं, जो उसके मानवीय गुण होते हैं, वो उसके वैल्यूज के साथ, उसके जीवन मूल्यों के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो ये तो हो गया बड़े स्तर पर, ठीक है, किसी भी व्यक्ति से रिलेट करके। और यहाँ पे हम पढ़ेंगे एज अ टीचर हम कैसे असेसमेंट कर सकते हैं किसी भी स्टूडेंट के एटीट्यूड को और उसकी वैल्यूज को। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं किसी भी बच्चे के, किसी भी बालक के दृष्टिकोण का या उसके एटीट्यूड का, तो यहाँ पे उसका एटीट्यूड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा कि हमारा ध्यान पूरी तरह से केवल उसके मापन पे ही जाए, बल्कि हमें उसकी हेल्प करनी होगी, क्योंकि वो बच्चा बहुत छोटा है, अभी तक उसने बहुत सारी चीज़ों को नहीं सीखा है, बल्कि हमने उसे विद्यालय में या कक्षा में एज अ टीचर होने के नाते उसके सिखाना है, उसके एटीट्यूड को डेवलप करना है। और इसके साथ ही उसके जीवन मूल्य को इतने भी हायर स्किल के नहीं बन चुके हैं जिसको कि हम अवलोकन करके या उनको जांचें या फिर उनका मापन करें, बल्कि हम उसमें डेवलप करें, इन जीवन मूल्यों को विकसित करें। तो हमने क्या करना है? उसके एटीट्यूड को, एक पॉजिटिव एटीट्यूड उसमें डालना है, और इसके साथ ही उसके जीवन मूल्य
एक पॉजिटिव वे में जा सके, वो अपने जीवन मूल्यों के चयन में, यानी कि वो अपनाएगा ना, कुछ सिद्धांत बनाएगा अपने जीवन के, तो अच्छे अच्छे सिद्धांत अपने बना सके, या फिर अच्छी अच्छी बातों को अपने जीवन में, अच्छे अच्छे गुणों को, मानवीय गुणों को अपने जीवन में उतार सके, ऐसा हमने प्रयास करना है। तो अगर बड़े लेवल पर देखा जाए या फिर किसी भी व्यक्ति से कॉरिलेट करके देखा जाए, तो किसी भी व्यक्ति की जो सोच होती है या उसको व्यवहार को जो निर्देशित करने वाली पद्धति होती है, उसको हम कहते हैं अभिवृत्ति। और इसका प्रत्यक्ष अवलोकन नहीं किया जा सकता, केवल व्यवहार, और व्यवहार भी कौन सा, बाह्य व्यवहार। बाह्य व्यवहार हमारा जो ये बाह्य व्यवहार है, ठीक है, मेरे अंदर में चाहे कुछ भी चल रहा हो, लेकिन मैं सामने वाले व्यक्ति से अच्छे से बात कर रही हूँ या फिर मैं उससे बिल्कुल भी अच्छे से बात नहीं कर रही हूँ, तो इस व्यवहार को देख करके, आप मेरे बाह्य व्यवहार को देख करके मेरे एटीट्यूड को जानोगे कि मेरा उस व्यक्ति या किसी भी वस्तु के प्रति क्या दृष्टिकोण है, मैं क्या सोचती हूँ उस व्यक्ति के बारे में, आप अंदाजा कैसे लगाएंगे, मेरे बाह्य व्यवहार को देख करके। तो इस तरह से जो बाह्य व्यवहार होता है वो पूरी तरह से सत्य नहीं होता है। आपको पता है मनुष्य छलावा भी करता है, मनुष्य जो है कहीं ना कहीं अभिनेता भी लेकर के आता है, एक्टिंग भी करता है, या बहुत सारे संवेगों को अपने छुपा भी लेता है। तो इस तरह से ये रियल असेसमेंट नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हमने जो इस टॉपिक के अंदर पढ़ना है, एज अ टीचर पढ़ना है, हमने क्या करना है, बालक में ऐसे गुणों को विकसित करना है जिससे कि बालक की जो सोच है, बालक का जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव हो, और उसके साथ ही उसके जीवन मूल्यों का अच्छे से निर्माण हो सके। ऐसे प्रयास करने हैं किसी भी शिक्षक को। तो अब हम पढ़ेंगे कि ये कैसे किया जा सकता है, ऐसे कौन कौन सी बातें हैं जिनका ध्यान रख करके, या फिर ऐसे कौन कौन से काम हैं वो बच्चों से करवा करके बच्चों में ये सारी की सारी चीजें आ जाए, उनका एक पॉजिटिव दृष्टिकोण हो, एक पॉजिटिव एटीट्यूड हो, और साथ में जीवन मूल्य भी बहुत ही अच्छे हों। चलिए पढ़ते हैं अब इसे। तो अध्यापक को कुछ काम करने चाहिए, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। क्या प्रयास करना चाहिए, तो सबसे पहले उन्हें जो काम करना चाहिए वो है बच्चों में सक्रियता का विकास। सक्रियता का विकास, सक्रियता का विकास मतलब डेवलपमेंट ऑफ एक्टिविटीज। एक्टिविटीज मतलब हमने क्या करना है, बच्चे को निष्क्रिय नहीं बैठाना है, बल्कि बच्चे को हमेशा सक्रिय रखना है। विविध प्रकार की गतिविधियों का आयोजन करते रहना है जिससे हमारी क्लास के बच्चे हमेशा बिजी रहें। क्योंकि मैंने अभी अभी आपको ये बताया है कि यहाँ पे इस एटीट्यूड को हम ऐसे देख नहीं सकते हैं, हम मूल्यों को प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं सकते हैं, बल्कि इनके बारे में हमें जो भी नॉलेज आती है या फिर हमें इनके बारे में जो भी पता चलता है वो केवल और केवल व्यवहार से पता चलता है। अब आप अगर बच्चे को एक्टिव रखेंगे, बहुत सारी एक्टिविटीज में उसको हमेशा डाले रखेंगे, उसको उसके लिए जो है तैयार करते रहेंगे, तो जब बच्चा काम में लगा होगा ना, सक्रिय होगा या एक्टिविटी चल रही होगी, तो उस दौरान उसका जो वास्तविक रूप से जो उसका दृष्टिकोण है वो निकल करके सामने आएगा। बाह्य व्यवहार के द्वारा इनका पता चलता है, तो बच्चे का जो वास्तविक व्यवहार है, बिहेवियर है, रियल बिहेवियर है उसका, वो निकल करके आएगा। क्योंकि देखा करो बच्चे हमेशा जब भी खेलों में खोए हुए होते हैं या खेल रहे होते हैं, तो उस टाइम पे उनका रियल, बिल्कुल रियल वाला जो है ना उनका पर्सनालिटी है, वो रियल पर्सनालिटी निकल करके सामने आती है। अगर कोई बच्चा उग्र है तो वो चाहे कितनी एक्टिंग कर रहा हो, लेकिन जब वो खेल में होगा ना, तो उसका जो वो उग्रता है वो निकल करके अपने आप ही दिखने लगेगी आपको। तो इस तरह से आपने क्या करना है, बच्चे को बिजी रखना है, सक्रिय रखना है, बच्चे में एक्टिविटी से उसको जोड़े रखना है, जिससे कि बच्चे में वो बाह्य व्यवहार देखा जा सके और उसकी एटीट्यूड और उसके जीवन मूल्यों की अच्छे से उसमें स्थापना हो सके। इसके अलावा आपको क्या करना है, संवेदात्मक चेतना का विकास। संवेदात्मक चेतना का विकास, इसमें क्या आएगा, डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल अवेयरनेस। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, बच्चे को इमोशनली या संवेगात्मक रूप से स्थिर बनाना है। बच्चों की इमोशंस 2-2 मिनट में चेंज हो जाते हैं, आपको भी पता है। कोई चीज उन्हें किसी पल अच्छी लग रही होती है, किसी पल वो
उससे दूर हो जाते हैं, उस चीज से अपने आप को जो है उनको पसंद नहीं आती वो, या फिर किसी पल या किसी दिन वो किसी के साथ, किसी दोस्त के साथ बहुत ज्यादा अटैच्ड है और दूसरे दिन किसी और के साथ अटैच्ड है। तो इस तरह से बच्चे के जो संवेग हैं वो इमोशन है वो चेंज होते रहते हैं। तो हमें प्रयास करना है कि बच्चे में ये जो संवेग स्थिर नहीं है ना वो स्थिर रहे, बच्चा खुश रहे, ठीक है। बच्चे को ये लगे कि मुझे अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, इमोशनली पूरी तरह से अवेयर रहे, उसे यही ना पता चले कि आसपास क्या हो रहा है, नहीं, ऐसा नहीं। हमें क्या करना है, हमें उसे अवेयर बनाना है, उसके इमोशंस को कंट्रोल करने में उसे दक्ष, उसे प्रैक्टिस करवानी है कि उसके इमोशंस जो हैं वो स्ट्रॉन्ग बन सके। और ऐसा हम कैसे कर सकते हैं? अब सबसे पहला सवाल तो ये होता है कि हम ऐसा कैसे करें। अब सक्रियता का विकास करना है तो क्या करें, बहुत सारी एक्टिविटीज करा दें क्लास में। और अगर ये काम करना है, ठीक है, इमोशनली अवेयरनेस उसमें लेकर के आनी है, तो वो कैसे आएगी? हम क्या करें, बच्चे को जो भी काम सौंपे उसकी रुचि के अनुसार दें, जिससे क्या होगा, बच्चा उससे इमोशनली अटैच्ड हो जाएगा। जब भी आपको कोई भी काम दिया जाता है आपके टीचर के द्वारा, चाहे वो कोई भी होमवर्क ही है, मान लीजिए आपकी पसंद का होता है वो, तो उससे आप क्या होते हो, आप इमोशनली अटैच होकर उसको काम करते हो। और जब आप किसी भी काम को इमोशनली अटैच होकर करते हो तो वो बहुत ही अच्छे से होता है। इस तरह से आप ये भी प्रयास करें कि बच्चे में इमोशनल अवेयरनेस आए, डेवलपमेंट हो सके इसकी। ये आपका दूसरा काम है। अगर आपने बच्चे की दृष्टिकोण या उसके वैल्यूज को चेक करना है तो, उसकी असेसमेंट करनी है तो। चलिए, अब तीसरा बिंदु है आशावादिता। आशावादिता, ऑप्टिमिज्म। आशावादिता यानी ऑप्टिमिज्म। आशावादिता, बच्चे बहुत निराशावादी हो जाते हैं कई बार, ठीक है। कोई काम करते हैं, पहली बार में कोई काम गलत हो जाता है तो बच्चों को ये लगता है कि अब तो ये सही हो ही नहीं पाएगा, इसको तो मैं सही कर ही नहीं सकता हूँ, ये तो इम्पॉसिबल है इसको सही करना, और फिर वो उससे कटने लगते हैं कि उनसे ये काम नहीं हो पाएगा। तो आपने क्या करना है, आपने बच्चे में आशावादिता को डालना है, उसका विकास करना है आशावादिता का। आपने बच्चे को ये बताना है कि फिर क्या हुआ अगर एक बार में गलत हो गया तो, क्योंकि देखो अगर बच्चे का वो वर्क एक बार में गलत हुआ, बच्चा निराशावादी हो गया कि मुझसे तो नहीं हो पाएगा, इट मीन्स क्या, उसका जो एटीट्यूड बनेगा उस काम के प्रति वो हमेशा के लिए ही नेगेटिव बन जाएगा। वो बच्चा कभी भी उस काम को करने में इंटरेस्ट नहीं लेगा, क्योंकि उसको ये लगेगा कि ये मेरे लिए इम्पॉसिबल है, मैं इसको नहीं कर सकता हूँ, और सारी उम्र या सारी लाइफ, पूरे जीवन तक वो उस काम को कभी भी करने की कोशिश ही नहीं करेगा। इसके बजाय अगर आप उसे प्रेरित करते हैं कि एक बार अगर आपका काम गलत हो गया है तो कोई बात नहीं, आप दोबारा प्रयास करिए, आप फिर से इसको ट्राई करिए और आप कर सकते हैं, आप मोटिवेट करो ना स्टूडेंट को। इससे क्या होगा, इससे बच्चा जब दूसरी बार उस काम को करेगा और अगर सफल हो जाएगा, और आपको ये लगता है ना कि चांसेस कम हैं अगर उसके सफल होने के, तब आप क्या करें, उसकी थोड़ी सी हेल्प कर दें, लेकिन आप अपना क्रेडिट ना लें, ठीक है। काम अगर अच्छे से सफलतापूर्वक हो जाता है, आपकी वजह से हो जाता है, तब भी आप इस चीज का क्रेडिट ना लें और आप इसका क्रेडिट बच्चे को ही दें कि आपने प्रयास किया था, इसलिए ये काम में हम सफल हो चुके हैं। तो इस तरह से आप क्या करें, बच्चे में आशा जगाएं कि एक बार काम गलत हो गया है तो इससे हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि प्रयास करें वो दोबारा और दूसरी बार उसे सफलता जरूर हासिल होगी। तो ये जो आशावादिता है ना किसी भी काम के प्रति, ये अगर किसी काम के प्रति उसका नेगेटिव एटीट्यूड भी है ऑलरेडी, तो उसको भी ये पॉजिटिव कर देगी। और जीवन मूल्यों में जो निरंतरता होनी चाहिए ना, कि हमारे जो विचार हैं वो निरंतर गतिशील रहने चाहिए, तो वो भी होगा। अब क्या हुआ, पहले किसी भी वस्तु या किसी भी काम के प्रति उसका एटीट्यूड नेगेटिव था, अब क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो गया है, तो क्या आया, निरंतरता आई, और इसके साथ ही परिवर्तनशीलता का गुण आया इसमें। तो यही तो जीवन मूल्यों की विशेषताओं में आता है, ठीक है। तो दोनों जुड़े हुए हैं आपस में, कहीं भी अलग नहीं है दोनों। आपका दृष्टिकोण बदलता है तो आपके मूल्यों में भी कुछ ना कुछ परिवर्तन अवश्य रूप से आता है। तो ये तरीके हैं जिनको हमें अपनाना है। हम सक्रियता का विकास करें, हम बच्चे में संवेदनात्मक चेतना का विकास करें,
आशावादिता का विकास करे, और इसके अलावा क्या करे, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, एक्सप्रेसिवनेस, एक्सप्रेसिवनेस, अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति तो आप जानते ही हैं क्या है अभिव्यक्ति, अपने विचारों को किसी के सामने व्यक्त करना, अभिव्यक्त करना, उसको बताना, अच्छे से बताना, प्रभावी रूप में किसी को अपने मन की बात बताना, अपने मन के विचारों से अवगत कराना, क्या है, अभिव्यक्ति है। तो हमने क्या करना है, बच्चे में ये एक्सपीरियंस, ये जो है एक्सप्रेसिवनेस लेकर के आनी है, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास करना है उसमें। देखिए जब हम अपनी अभिव्यक्ति अच्छे से कर देते हैं ना, तो हमारा आप देखिए कि कितना इसका इफेक्ट जो है आपके एटीट्यूड पे भी पड़ता है। ठीक है, आपको अगर कहीं बोलने की आज़ादी दी जाती है, चाहे वो मौखिक है चाहे वो लिखित है, आपको पता ही अभिव्यक्ति दो प्रकार से की जाती है, मौखिक अभिव्यक्ति और लिखित अभिव्यक्ति। मौखिक अभिव्यक्ति में हम मौखिक भाषा का प्रयोग करके अपने मन की बात को किसी के सामने रखते हैं, और लिखित अभिव्यक्ति में हम उसको लिख करके दूसरे के सामने प्रस्तुत करते हैं। ये मौखिक अभिव्यक्ति और लिखित अभिव्यक्ति अलग अलग होती हैं। मौखिक अभिव्यक्ति में मौखिक भाषा की प्रधानता होती है, और लिखित अभिव्यक्ति में लिखित भाषा की प्रधानता होती है। तो यहाँ पे अभिव्यक्ति क्षमता में अगर हम उसे दक्ष कर देते हैं, मौखिक में भी और लिखित अभिव्यक्ति में भी, तो इससे क्या फायदा होगा, उसके एटीट्यूड में क्या चेंज आएगा, उसके वैल्यूज में क्या चेंज आएगा, ये दोनों किस तरह से प्रभावित होंगे इससे। तो देखिए जब जो बच्चा पूरी तरह से अपने आप को अभिव्यक्त करने की क्षमता रखता है ना, तो उसका दृष्टिकोण भी सभी जगह पर पॉजिटिव होता है। हमें अपना पॉजिटिव एटीट्यूड बनाना है, तो इसके लिए जरूरी क्या है, इसके लिए जरूरी होता है कि हम क्या करें, हम अपने आप को मानसिक रूप से स्वस्थ फील करें, ये जरूरी है। ठीक है, अब क्या होता है कि कई बार हमारा बोलने का मन होता है, लेकिन हमें बोलने की आज़ादी नहीं दी जाती, फ्रीडम नहीं होती है, तो हम अंदर ही अंदर कुंठित हो जाते हैं, दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है, हम उसको बता नहीं पा रहे हैं किसी को, तो हम क्या है, मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। और जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होता, उसका एटीट्यूड अपने आप ही सब कार्यों के प्रति, सब चीजों के प्रति, सब व्यक्तियों के प्रति नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए जरूरी है कि हम क्या करें, मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने का जो सीधा सा साधन है वो है अभिव्यक्ति। जो व्यक्ति ज्यादा बोलने वाला होता है, जो व्यक्ति अपने मन में किसी बात को नहीं रखता, वो आप देखा करो, जो टेंशन फ्री रहता है ना, सब कुछ बता देता है, जिसके कोई सीक्रेट्स नहीं होते हैं, तो वो व्यक्ति आप देखा करो, वो बहुत आशावादी और पूरी अभिव्यक्ति की उसमें क्षमता होती है, और उसका जो एटीट्यूड होता है ना, जीवन को जीने का जो ढंग होता है, जीवन के मूल्य होते हैं, वो बहुत ही बेस्ट होते हैं। उसका जो एटीट्यूड होता है ना हर एक व्यक्ति के प्रति, वो पॉजिटिव होता है, वो कहता है हो जाएगा काम, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपना कभी लॉस नहीं होगा, अपना हमेशा फायदा ही फायदा होगा। आप देखा करो, जो व्यक्ति ज्यादा बोलने वाले हैं, यानी जिनकी मौखिक अभिव्यक्ति बहुत ही अच्छी है, या अभिव्यक्ति क्षमता बहुत अच्छी है, चाहे वो लिखित है चाहे मौखिक है, आप देखा करो, वो लोगों के जो जीवन मूल्य होते हैं, जो एटीट्यूड होता है ना, वो ऑलवेज पॉसिबल होता है, पॉजिटिव होता है। वो हमेशा ही ये कहते हैं कि कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अपनों ने काम किया है तो इसका मतलब रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। तो इस तरह से हमने क्या करना है, हमने भी बच्चे में वही एक्सप्रेसिवनेस लेके आनी है, अभिव्यक्ति क्षमता का उसमें विकास करना है। और कैसे किया जा सकता है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, बहुत सारी एक्टिविटीज करवानी होगी कक्षा में, बच्चे को मोटिवेट करना होगा बोलने के लिए, ताकि बच्चा क्या करे, अपने मन की बात को हमारे सामने या कक्षा के सामने या फिर दूसरे लोगों के सामने रख सके, मानसिक रूप से स्वस्थ रह सके, और इसके साथ ही उसका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव हो सके, उसके जीवन मूल्य उच्च हो सके। अब इसके अलावा क्या कर सकते हैं, तो इसके अलावा जो अगली चीज का हमने ध्यान रखना है वो है चिंतन का विकास। चिंतन का विकास, डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग। ठीक है, चिंतन करना मतलब किसी चीज की चिंता करना नहीं, चिंतन करना मतलब सोचना, विचार करना, चिंतन करना होता है, थिंकिंग। जल्दी से 1 मिनट में कुछ भी डिसीजन ना लेना, बल्कि सोच समझ करके सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं को देख करके उनके बारे में विचार करके फिर किसी निर्णय पर पहुंचना, ये होता है चिंतन।
और राइट डिसीजन मेकिंग का एक जो स्टेप है ये, या फिर जो इसकी जो प्रोसेस है वो ये होती है कि हमने जल्दी से ऐसे एकदम से नहीं कहना कि चलो ठीक है ऐसा करना, ठीक है ऐसा कर लो, नहीं, पहले आप उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलुओं पर सोचिए, विचारिए, चिंतन करिए और उसके बाद आप अपना डिसीजन सुनाइए। तो ये चिंतन बहुत ही इम्पोर्टेंट है जीवन में। चिंतन का सीधा सा संबंध इन दोनों के साथ है। कैसे? चिंतन का मतलब किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु, किसी भी कार्य के प्रति सोचना, ठीक है। और ये क्या है? किसी भी कार्य, किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु के प्रति दृष्टिकोण। तो इधर चिंतन होगा तभी तो सोच डेवलप होगी कि ये चीज ऐसी है। चिंतन करने के बाद जो निर्णय लिया जाएगा या जो कंक्लूजन निकाला जाएगा कि ये वस्तु, व्यक्ति या कार्य ऐसा है, तो वही तो क्या है? आपकी सोच, आपका दृष्टिकोण, आपका एटीट्यूड है उस वस्तु, व्यक्ति या फिर कार्य के प्रति। हो गए ना दोनों कोरिलेट? बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर ये चिंतन नहीं करोगे तो फिर एटीट्यूड कैसे डेवलप होगा किसी भी व्यक्ति, वस्तु या कार्य के प्रति कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? यहां से ही तो पता चलता है। पहले हम उसके बारे में चिंतन ही तो करते हैं। तो इस तरह से हमने क्या करना है? बच्चे में वो चिंतन विकसित करना है। अब चिंतन विकसित कैसे हो सकता है? तो इसके लिए कुछ हम ये कह सकते हैं कि कुछ हमें प्रयास करना होगा। क्या प्रयास करना होगा? जैसे देखिए, आप बच्चे को कोई रचना, कोई टॉपिक दीजिए और बच्चे को बोलिए कि इसके ऊपर आप एक रचना करिए, इसके ऊपर यानी कि कोई संवाद लिखिए, या फिर आप ये कह सकते हैं कोई कहानी लिखिए, कोई आप निबंध लिखिए। तो उस पर क्या करेगा? उस टॉपिक के ऊपर बच्चा क्या करेगा? अब वो टॉपिक कोई भी हो सकता है ना, कोई महान समाज सुधारक भी हो सकता है, कोई नीति भी हो सकती है, मतलब कोई भी टॉपिक हो सकता है। तो आपको लगता है कि आपकी क्लास के बच्चों का एटीट्यूड जिस चीज के प्रति पॉजिटिव नहीं है और आपने बनाना है, तो आप क्या करें? उस टॉपिक के ऊपर उनको कुछ रचना करने के लिए कह सकते हैं, जिससे वो क्या करेंगे? वो सारे के सारा जो डाटा है वो एकत्रित करके लेके आएंगे, उस पर विचार करेंगे और उसके बाद उसको लिखेंगे या फिर बोल करके बताएंगे। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? बालक को आप चिंतन करने के लिए कैसे कह सकते हैं कि आप उसको मोटिवेट कर सकते हैं। आप कोई भी क्लास में कोई भी मैटर पढ़ाएं या फिर कोई भी आपने टॉपिक पढ़ाया, तो आप बच्चे से पूछो कि आप इसका कंक्लूजन निकालिए, ठीक है, इसमें क्या क्या गुण है और इसमें क्या क्या दोष है। तो बच्चा क्या कर रहा है? चिंतन करेगा, उसके बाद ही तो बताएगा कि इसमें क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो जिसमें सोचने विचारने की बात है, या फिर अगर हम बात करें तो हमने ये जो आगमन विधि होती है, आपने इस विधि का नाम सुना होगा, आगमन विधि होती है, इसमें क्या किया जाता है? पहले उदाहरण दिए जाते हैं, फिर नियमों की ओर लेकर के जाया जाता है। तो कुछ ऐसी विधियों का प्रयोग करके आप बच्चे में इस चिंतन को विकसित कर सकते हैं कि बच्चा खुद से सोच करके डिसीजन ले। इसके अलावा सीधी सी बात है, वाद विवाद प्रतियोगिता करा दो। उसमें क्या होता है? एक को पक्ष में बोलना है एक ग्रुप को और एक को विपक्ष में बोलना है। तो अब पक्ष और विपक्ष वाले अपना पक्ष सॉलिड करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं ना, और फिर उसके सामने वहां पे रखना भी है, बताना भी है, अभिव्यक्ति भी करनी है। तो ये दोनों चीजें इकट्ठी हो जाएंगी वहां पे, और ये दोनों ही नहीं, मैं तो कहूंगी कि ये भी इकट्ठा हो जाएगा, पूरी तरह से एक्टिव भी रहेंगे वाद विवाद में वो। फिर इसके बाद उनको एक्सप्रेस तो करना ही, अपनी बात को बताना है बहुत ही इफेक्टिव वे में, और इसके पहले वो क्या करेंगे? चिंतन भी करेंगे। भाई दो पहलू लेकर के आएंगे, उनके सामने हैं, तो वो ऐसा प्रयास करेंगे कि उनकी बात को तो माना जाए और दूसरे की बात का खंडन किया जाए। एक प्रतिस्पर्धा की जो भावना रहेगी, उसके चलते हुए वो टॉपिक के ऊपर पूरी तरह से डाटा कलेक्ट करेंगे, चिंतन मनन करेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे और उसके बाद अपना जो है वो मैटर रेडी करेंगे। तो इस तरह से बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि हम बच्चे में चिंतन का विकास कर सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है बहिर्मुखी गतिविधियों का विकास। बहिर्मुखी गतिविधियां, देखिए आपको पता है व्यक्तित्व भी दो प्रकार का होता है, अंतर्मुखी भी होता है और बहिर्मुखी भी होता है। तो यहाँ पे
हमें प्रयास करना है कि बच्चे अंतर्मुखी ना बन करके बहिर्मुखी बने। ठीक है, देखिए बहिर्मुखी जो बच्चे होते हैं ना वो मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था, ऐसा नहीं है कि अंतर्मुखी मानसिक रोगी होते हैं, ऐसा नहीं है कहीं पे भी। एक्चुअली क्या है, जो बहिर्मुखी बालक होते हैं उनमें अभिव्यक्ति की क्षमता होती है, वो अपनी बात को अच्छे से सामने वाले को बता देते हैं। और अभी मैंने इस पॉइंट में ही बताया था कि जो अपनी बात को बोल करके किसी को बता देता है वो यहाँ पे कोई भी बर्डन लेकर के नहीं चलता, अपने माइंड में मानसिक रूप से स्वस्थ होता है और उसका एटीट्यूड सभी चीजों के प्रति, सभी कार्यों के प्रति, सभी व्यक्तियों के प्रति पॉजिटिव ही होता है, उसके जीवन मूल्य उच्च होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों अपने आप ही इफेक्टिव हो जाते हैं किस तरह से, अगर बालक पूरी तरह से मानसिक रूप से स्वस्थ है तो आप ये देखिए यहाँ पे बहिर्मुखी गतिविधियों में हमने बच्चे को बिजी रखना है। बहिर्मुखी जिस तरह से व्यक्तित्व होता है वो कैसा व्यक्तित्व होता है, वो ऑलराउंडर जैसा होता है, वो क्लास में पढ़ाई भी कर लेगा। एक बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला बच्चा वो क्लास में पढ़ाई भी कर लेगा, जो भी सब्जेक्ट उसे पढ़ाया जाए, और जब खेलकूद के मैदान में ले जाया जाए तो वो पढ़ाई को एक साइड पे रख के पूरा ध्यान कहाँ लगाता है, केवल खेलकूद पे लगाता है। तो हमें प्रयास करना है कि उसका जो व्यक्तित्व बने, उसकी जो पर्सनालिटी बने, वो कैसी बने, बहिर्मुखी बने। तो इसके लिए क्या करना होगा, बहुत सारी गतिविधियों का आयोजन करना होगा क्लास के अंदर, जिससे कि बच्चा उससे पूरी तरह से सीख सके। ठीक है, जो ये बहिर्मुखी गतिविधियां होती है ना, इनसे क्या होता है, इनमें जैसे खेलकूद भी इन्हीं में ही आता है कि हमें 24 घंटे क्लास में ही बच्चों को नहीं रखना, बल्कि खेल के मैदान में ले जाकर के उनके व्यवहार को वहां भी चेक करना है कि वो वहां कैसे बिहेव करते हैं, या क्या वहां से कुछ सीखते हैं या नहीं सीखते हैं। तो उन्हें हमें क्लास से बाहर भी लेकर के जाना चाहिए। इस तरह से जो ये बहिर्मुखी गतिविधियां होती हैं बालक को बहिर्मुखी बनाती हैं, और बहिर्मुखी व्यक्ति की अभिव्यक्ति क्षमता अच्छी होती है, और अभिव्यक्ति क्षमता यानी कि मानसिक रूप से स्वस्थ, यानी कि सभी चीजों के प्रति एटीट्यूड कैसा, पॉजिटिव, जीवन मूल्य कैसे, उच्च। तो ये कुछ बिंदु थे जिनको ध्यान में रख करके हम क्या कर सकते हैं, बच्चे में एक अच्छा एटीट्यूड या दृष्टिकोण या फिर वैल्यूज को डेवलप कर सकते हैं। सक्रियता का विकास करें, संवेदनात्मक चेतना का विकास करें, बच्चे को आशावादी बनाएं, अभिव्यक्ति क्षमता का उसमें विकास करें, चिंतन का विकास करें, और बहिर्मुखी गतिविधियों के लिए उसे प्रेरित करें कि वो खेल के मैदान में भी वैसे ही परफॉर्मेंस दे जैसे कि वो कक्षा में देता है। इस तरह से ये कुछ बिंदु आज की क्लास में हमने पढ़ लिए हैं। अभी ये समाप्त नहीं हुई है, ये टॉपिक अभी समाप्त नहीं हुआ है, तो बाकी का जो आगे के पॉइंट्स हैं वो हम अगली कक्षा में पढ़ने वाले हैं। तो अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में। गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे।